नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 16 सितंबर और आज है विश्व ओजोन दिवस। तो ऐसे में विश्व ओजोन दिवस पर आज एक आर्टिकल जारी होगा जिसको आप लोग देखिएगा। और मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि जितने भी जो पर्यावरणीय दिवस होते हैं वो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो उन सभी दिवसों को आप लोग देख लीजिएगा। साथ ही साथ में जो विश्व ओजोन दिवस पर जो आज एक आर्टिकल मैं रिलीज करूंगा उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। प्री और मुख्य परीक्षा यानी कि पीसीएस के साथ साथ में आपके आरओ की मुख्य परीक्षा में भी वो आर्टिकल आपके लिए क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो उसको आप लोग देखिएगा। बाकी आज हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं उसके पहले प्लीज आप लोग फटाफट जो है जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दें। और इसके अलावा आपसे क्षमा प्रार्थी कि आज ये वीडियो हमारा थोड़ा सा लेट में आ रहा है, इसके लिए जो है आपसे दिल से जो है माफी चाहता हूं। हालांकि कई दिन जो है कुछ चीजें हो जाती जिसकी वजह से नहीं हो पाता है, लेकिन बाकी जो है दैनिक रूप से आपको डेली मॉर्निंग में 8 AM पर करंट अफेयर्स मिलता रहेगा इसी तरीके से, ठीक है? तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और उसके पहले एक सूचना जो कि मैं आजकल लगातार आपको देता रहता हूं, और वो सूचना क्या है, बेसिकली आप लोग को पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूं। डिकोड एग्जाम है, डिकोड एग्जाम की पहल पर एक प्रोग्राम चल रहा है, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि आरओ एरोप्लेन्स 2024 वीडियो टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है? इसमें बेसिकली आपको क्या होगा, प्रैक्टिस कराई जाएगी मेंटरशिप के फॉर्म में। और ये प्रोग्राम बेसिकली आपके एग्जाम के लिए आरओ के लिए क्या होगा, बहुत ही अच्छा होगा। अच्छा इसलिए होगा क्योंकि कहा जाता है, या एक बात अगर आप देखेंगे, एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि जितने ज्यादा क्वेश्चन से आप जो है गुजरेंगे, यानी कि जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप क्वेश्चंस की, चाहे वो टेस्ट सीरीज के माध्यम से हो, चाहे वो पीवाईक्यूज के माध्यम से हो, जितने ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्नों से आप गुजरेंगे उतना ज्यादा आप में निखार आएगा और उतना ज्यादा आपकी जो एक्यूरेसी होगी क्या होगी, वो सही होगी। और जैसा कि आप लोग को पता होगा कि शायद जो सुनने में आ रहा है, आपकी परीक्षा पीसीएस के साथ साथ में आरओ दोनों की परीक्षाएं जो है 2 दिनों में आयोजित की जाएगी। ऐसे में जो नंबर आप क्वेश्चंस होंगे वो बढ़ेंगे, करंट अफेयर्स के भी बढ़ेंगे और अन्य चीजों के बढ़ेंगे। तो ऐसे में आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ में जीएस के प्रश्नों पर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, और उसी के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। तो अगर आपके विषय तो आप इसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें क्या होगा बेसिकली कि 7000 प्रश्नों के माध्यम से बेसिकली क्या किया जाएगा, पूरे पाठ्यक्रम का दरअसल क्या किया जाए, एक रिवीजन आपको जो है करा दिया जाएगा। यानी कि 7000 क्वेश्चन में पूरा का पूरा जो सिलेबस है आपका वो क्या हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा, ठीक है? इसके अलावा उनकी जो व्याख्या है, अर्थात उनकी व्याख्या जो है हल के रूप में प्रॉपर तरीके से व्याख्यात्मक हल दिया जाएगा उसका। इसके अलावा टॉपिक एंड सब्जेक्ट वाइज डेली टारगेट जो है रिवीजन कराया जाएगा आपको 3 टाइम्स, कंप्लीट रिवीजन आपका होगा। इसके अलावा आपको सॉल्व अनसॉल्व पीडीएफ जो है एवरी टेस्ट का दिया जाएगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा। और 4000 प्रश्नों का डिटेल्स वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा, जिसमें क्या होगा कि 15 फुल जो सिलेबस टेस्ट होगा, जिसमें से 3000 क्वेश्चंस होंगे, और ये सारे क्वेश्चंस का जो एक्सप्लेनेशन होगा वो क्या होगा, आपको डिटेल्स में दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि जो क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे टेस्ट में वो बाइलैंग्वेज होंगे, अर्थात इंग्लिश और हिंदी दोनों में वो आपको जो है प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में ये जो है प्रोग्राम आपके लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा लाभकारी होगा। और मैं कई बार कहता हूं कि ये चीजें आप लोग करते रहो। देखिए, प्रीलिम्स क्या है, एटीट्यूड का टेस्ट है, ठीक है? आपके फैक्ट का टेस्ट है, कॉन्सेप्ट यहां पे कम लेकिन फैक्चुअल चीजें और आपकी एनालिसिस जो है ज्यादा यहां पे काम आती है। और ये तभी संभव होगा जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लिख लेंगे बहुत ज्यादा, ठीक है? तो अगर आपको इस प्रोग्राम में ज्वाइन करना है तो आप जो है संस्थान के दिए गए नंबर, संस्थान का नंबर है क्या 9506742546, लेकिन इसके पहले आपको व्हाट्सएप पर टाइप करना होगा क्या, वीडियो टेस्ट, और उसको लिख करके आपको व्हाट्सएप करना होगा 9506742546 पर, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 6307495944 पर। तो ये प्रोग्राम आप जुड़िए इस प्रोग्राम से और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से करते रहिए, ठीक है? तो आइए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग बेसिकली आज का क्या करते हैं, रिवीजन, यानी कि जो हमने लास्ट डे में किया था करंट अफेयर्स, ठीक है? फटाफट देखिए। तो हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां पूर्णकालिक सदस्य कौन बना है, कौन सा देश, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और पूर्णकालिक सदस्य की बात हो रही है तो पूर्णकालिक सदस्य के रूप में दरअसल नेपाल बना है। इसके अलावा विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 10 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में नेपाल के नए सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो नियुक्त किया गया है अशोक राज सेगडेल को। याद रखिएगा, ये परीक्षा में आपके पूछ सकता है। इसके अलावा भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण युद्धाभ्यास 2024 का बेसिकली आयोजन कहां पर किया गया, तो यह राजस्थान में किया गया, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद जी द्वारा
संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो में दिए गए प्रसिद्ध भाषण की कौन सी वर्षगांठ वर्ष 2024 में मनाई जा रही है? तो वो मनाई जा रही है आपकी 132वीं, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किसे दिव्यांगजन के लिए भारत निर्वाचन आयोग का राष्ट्रीय आइकन घोषित किया? राकेश कुमार को, ध्यान रखिएगा, तीरंदाजी में इन्होंने कांस्य पदक जीता था, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में सीताराम येचुरी का निधन हो गया, बहुत ही फेमस व्यक्ति थे, उनका निधन हो गया है। तो निम्नलिखित में से किस पार्टी से संबंधित थे? वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित है। आपको एक बात बता दूं कि अगर कोई पॉलिटिकल जो व्यक्ति है, अगर जो है उनका देहांत हो जाता है, तो स्पेशली उनके बारे में आपको डिटेल्स जानकारी होनी चाहिए, साथ ही साथ में वो किस पार्टी से संबंधित थे ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए, याद रखिएगा। इसके अलावा हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि BLSRSAM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो वो DRDO के द्वारा किया गया और इसको हमने डिटेल्स में आपको समझाया था, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। आप लोग पिछले वीडियो में देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है, अब आ गया हमारा कल के प्रश्न का उत्तर, यानी कि हमने आपको पिछले वीडियो में एक प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर आपको देना होता है। प्रश्न क्या था कि अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? और एक बात ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग करेंगे, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो जैव विविधता का जो आपका चैप्टर है आपके पर्यावरण वाले विषय में, वो बहुत ही क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज का सबसे पहला हमारा टास्क ये है कि आप लोग जैव विविधता पर जो है क्या करिएगा, आप लोग नोट्स रेडी कर लीजिएगा। क्या टास्क नंबर फर्स्ट आप आज का है आपका। टास्क की कॉपी अगर आपने नहीं बनाई है तो बना लीजिए भाई साहब। टास्क वाली कॉपी में जो मैं वीडियो कराते समय यानी कराते समय जो मैं आपको टॉपिक बताता हूं उन पर आपकी पकड़ होनी चाहिए मजबूत, और उसका नोट्स होना चाहिए। तो क्या आपको बनाना है नोट्स किसका? बायोडायवर्सिटी का, बायोडायवर्सिटी का, ठीक है। इस पर आप जो है नोट्स बना लीजिएगा। इसके अलावा इसमें जो है इन सीटू जो और एक्स सीटू जो कंजर्वेशन होता है भाई साहब, ठीक है। इन सीटू और क्या एक्स सीटू जो कंजर्वेशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी नेशनल पार्क हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, इनमें क्या क्या प्रावधान इनके होते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें भी आप एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ में हाल फिलहाल में कौन सा नया नेशनल पार्क बनाया गया है, ठीक है, कितने बायोस्फीयर रिजर्व है वर्तमान में, ये सारी जानकारी आपको जो है बायोडायवर्सिटी चैप्टर में देखने को मिलेंगी। तो वहां से आपको सारी चीजें जो है क्या करनी है, रेडी करनी है। 1 से 2 प्रश्न आपके बायोडायवर्सिटी चैप्टर से आता ही आता है। तो आज आपका काम यह है कि करंट की क्लास करने के बाद जो आपने कॉपी बनाई होगी टास्क वाली, उसमें आप जैव विविधता वाले टॉपिक को अच्छे से कर लीजिएगा। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपका 22 मई को, जो कि ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इसको भी आपको क्या करना है, याद रख लेना है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1, संयुक्त अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज, ठीक है, का संबंध निम्नलिखित में से किन देशों से है? तो भारत अमेरिका, भारत जापान, भारत ओमान या फिर भारत श्रीलंका। बताइए फटाफट इसका आंसर भाई साहब क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत और ओमान। क्या? भारत और ओमान के मध्य में दरअसल ये संयुक्त सैन्याभ्यास आयोजित हो रहा है। आइए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं फटाफट। तो संयुक्त अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज का संबंध भारत ओमान से है। और कब से कब तक इसका आयोजन हो रहा है बेसिकली? तो अभी चल रहा है ये 11 से लेकर के 22 सितंबर 2024 के मध्य में, ठीक है। कहां पर हो रहा है? फारस की खाड़ी और अरब सागर के संगम पर, ठीक है। और ओमान की राजधानी भाई साहब क्या है? तो ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट है। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट है, यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह 2024 का आयोजन किस माह जो है किया जाएगा? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में? तो ये जो आपका यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह 2024 का आयोजन है वो किस माह होगा? ये होगा आपका बेसिकली कब? नवंबर माह में, यानी कि सी इज द राइट आंसर। आइए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं फटाफट। तो यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह 2024 का आयोजन नवंबर माह में क्या किया जाएगा? नवंबर माह में जो है आयोजित किया जाएगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हरित हाइड्रोजन, ठीक है, यानी कि ICGH 2024 पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन जो है क्या हुआ? नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के साथ भारत की विशेष भागीदारी की घोषणा की गई। यानी कि जो अभी समिट अभी हो रहा है दिल्ली में, वहीं पर बेसिकली क्या किया गया है, इसका जो है अनाउंसमेंट किया गया है। ओके, भारत निर्यात को बढ़ावा देने के लिए यूरोपीय संघ के हरित नियमों को संबोधित भी करेगा। यानी कि जब ये पार्टिसिपेट करेगा इस वाले समिट में, तो वहां पर क्या करेगा? निर्यात को बढ़ावा देने के लिए यूरोपीय संघ के हरित नियमों को
संबोधित भी करेगा, यानी कि इसमें कई सारी चीजें होंगी जो कि इस समिट में की जाएंगी भारत के द्वारा। इसके अलावा हाल ही में चर्चा में रहा जो शब्द है इकोसाइड, क्या इकोसाइड, ये क्या है भाई साहब, ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है, हालांकि पहले भी चर्चाओं में रही है, लेकिन कुछ एक घटना अभी घटित हुई है जिसकी वजह से ये चर्चाओं में दोबारा से आ गई है। तो क्या है ये बताइए आप लोग फटाफट, जानबूझकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना, या पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रयास करना, या फिर एक पर्यावरणीय कानून है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जानबूझकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना, इकोसाइड, ठीक है। लेकिन अब बात यही आती है कि सर ये चर्चा में क्यों है भाई साहब? चर्चा में इसलिए है क्योंकि एक देश, 3 देश हैं, फिजी, सामोआ, वानुआतु ने अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय में इकोसाइड को अपराध की श्रेणी में रखने की अपील की है। ऐसा आप क्या होता है इकोसाइड में? इकोसाइड का मतलब यह होता है कि आप जानबूझकर एनवायरमेंट को क्या कर रहे हो, नुकसान पहुंचा रहे हो। जिस तरीके से भौतिकतावादी प्रगति हो रही है, ऐसे में हमें पता है कि बेसिकली अगर हम पेड़ काटेंगे तो क्या होगा, नुकसान होगा भाई साहब, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, और उससे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन और क्लाइमेट एक्शन जो है, क्लाइमेट चेंज जैसी घटनाएं घटित होंगी। बावजूद इसके जो है हम विकास के नाम पर जो है बहुत सारी पर्यावरणीय क्षति करते हैं। हम घर बनाते हैं पेड़ को काट करके, हम सड़क बनाते हैं पेड़ को काट करके, हम नदियों को अवरुद्ध करते हैं, ठीक है। ये कई सारी ऐसी चीजें हैं, एक व्यापक स्तर पर इंडस्ट्री लगाते हैं, उसके जो वेस्ट को हम ग्राउंड वाटर में डंप कर देते हैं। ये सारी चीजें क्या हैं, हम जानबूझकर एनवायरनमेंट को जो है क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ऐसे में इस चीज के लिए ये 3 देश अभी कहां गए हैं, ये 3 देश अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय गए हैं और कहे गए हैं कि यदि कोई जानबूझकर जो है पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहा है तो उसको एक अपराध के रूप में जो है शामिल किया जाए, जैसे कि अन्य अपराधों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मिलित किया गया है। तो ये इसलिए जो है क्या है, चर्चाओं में है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 के लिए किस देश को सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में क्या किया गया है, घोषित किया गया। हालिया में एक रिपोर्ट जारी किया गया है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2024 में सबसे जो अच्छा सा देश है वो कौन सा देश है, मतलब उसमें बात कही गई। तो देश कौन सा है उस रिपोर्ट में बताई गई है। भारत को कहा गया है, अमेरिका को, स्विट्जरलैंड को, या फिर जापान को। अब देखो इसमें सबसे अच्छा देश अगर आप देख पा रहे होंगे घूमने घामने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कहां है, स्विट्जरलैंड है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। तो हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 के लिए स्विट्जरलैंड को सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में क्या किया गया है, घोषित किया गया है, ओके। और अगर बात करते हैं इन सर्वश्रेष्ठ देशों की सूची में जो पहला स्थान मिला है वो किसको मिला है, तो दूसरा स्थान सॉरी, तो वो मिला है आपको किसको, जापान को। यानी कि पहले पर है आपका स्विट्जरलैंड और दूसरे पर है कौन सा देश, जापान, और तीसरे पर कौन सा है, तीसरे पर है आपका अमेरिका, और भारत का जो स्थान है वो कौन सा है, 33वें स्थान पर है। ठीक ठाक है वैसे तो, और अच्छा होना चाहिए, लेकिन 33वां फिर भी कम से कम गनीमत है अभी भी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नौसैनिक सैन्य अभ्यास ओशन 2024 निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा शुरू किया गया, भारत के द्वारा, रूस के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, या फिर ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, बी। क्या ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यानी कि अभी रूस के द्वारा दरअसल ये नौसैनिक जो सैन्य अभ्यास ओशन है उसका क्या किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है, और अपने आप में काफी बड़ा यह भी सैन्य अभ्यास है, ठीक है। तो पहला पॉइंट सेम वही एज इट इज जो हमने आपको बताया कि रूस के द्वारा दरअसल इस नौसैनिक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है, और इसके अलावा यह अभ्यास प्रशांत और आर्कटिक महासागरों के साथ ही साथ भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर और बाल्टिक सागर में क्या होगा, आयोजित किया जा रहा है। यह भी अपने आप में क्या है, व्यापक स्तर पर आपको जानने की जरूरत थी। इसके अलावा इस नौसैनिक अभ्यास में 120 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर, और इसके अलावा 7000 हथियार, सैन्य और विशेष उपकरण तथा 90,000 सैनिक इसमें जो है क्या कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। यानी कि एक बहुत बड़ा दरअसल ये सैन्य अभ्यास अपने आप में रूस के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा हाल ही में किस देश के द्वारा सोशल मीडिया उपयोग किए जाने हेतु बच्चों के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित किए जाने की घोषणा की गई है, चर्चा चल रही है। कौन सा ऐसा देश है जिसने कहा कि भाई साहब ऐसा है, जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, जो नाबालिग हैं, उनको दरअसल जो सोशल साइट्स है उसको यूज करने के लिए हम नियम बनाएंगे कि इतने न्यूनतम उम्र आपकी है, इससे कम अगर आप हैं तो भैया आप जो है सोशल साइट नहीं यूज कर पाएंगे। और ये अपने आप में जो है बहुत ही व्यापक, बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुनहरी पहल है।
किस देश ने शुरू किया है? भारत, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन। तो भारत भैया तो पक्का नहीं होगा। भारत में सोशल मीडिया अगर बच्चों को आप मना कर दो तो खाना ही नहीं खाएंगे, बाकी तो छोड़ दो भाई साहब। 4 महीने का बच्चा भी अगर उसको तुम फोन नहीं दोगे तो खाना नहीं खाएगा, मतलब इतना जिद्दी हो जाता है। बताओ 4 साल का बात, मुझे तो लग रहा है 2-3 महीने का होता होगा तभी से फोन देखने उसकी हैबिट पड़ जाती है, ठीक है। और माँ से कहोगे कि क्या कहते हैं बच्चों को फोन नहीं दो, तो उनके पास भारत में बड़ा अच्छा सा एक्सक्यूज है, सुंदर सा। क्या कहेंगी? हाँ जी खाना नहीं देंगे जी बच्चे को, खाना क्या कहते हैं फोन नहीं देंगे तो बच्चा खाना नहीं खाएगा। अच्छा ठीक है, तो भैया आज के 7-8 साल 10 साल पहले क्या बच्चे खाना नहीं खाते थे क्या? क्या दूध नहीं पीते थे क्या? नहीं, उनके पास एक्सक्यूज आ गया है फोन का कि फोन देंगे तो ही खाना खाएगा। बच्चा भी खतरनाक है, वो पैदा होने से पहले ही जान जाता है कि कुछ मामला इंस्टाग्राम सोशल साइट का चल रहा है, चलाऊंगा मैं भी, वीडियो गेम देखूंगा। बस मदमस्त हो भी, तुम भी मदमस्त हो भी, फोन दे देती हैं अपना, सब लोग मदमस्त हो जाते हैं, पेरेंट्स भी अपना खुश रहते हैं, उनको जो है घूमने फिरने का मौका मिल जाता है। खैर मजाक की बात है, लेकिन ये बुरी चीज है। बच्चों को फोन से दूरी बना के रखें। अगर कोई जो है महिला विवाहित है तो ये कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारे इससे जो है क्या होता है हार्मफुल इंपैक्ट इससे जो है बच्चों को बढ़ता है। ध्यान रखिएगा, ये अपने आप में बहुत बड़ी मानसिक बीमारी बन जाती है जो कि आपके बच्चे के लिए बहुत ही घातक होती है। ना सिर्फ ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये हानिकारक होता है, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से जो है ये क्या करता है, आपके बच्चे को निर्बल बना देगा, आपके बच्चे को दुर्बल बना देगा। ध्यान रखिएगा। तो इसलिए बच्चों को फोन से जो है दूर रखिए और कोशिश करिए कि आप स्वयं भी फोन से दूर रखिए जब तक कि कोई आवश्यक कार्य आपको ना हो तब तक के लिए, ठीक है। क्योंकि बच्चे माता पिता से ही सीखते हैं, इसलिए आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप स्वयं से भी फोन को जो है दूर रखें अपने से, और बच्चों को भी इससे जो है दूर रखें। रही बात क्लास वर्क की, जब तक क्लास वर्क हो उनका तब तक फोन दीजिए। बाकी उनको फिजिकल एक्टिविटीज के लिए बोलिए कि आप शारीरिक व्यायाम करिए, खेलिए कूदिए। जो है अंदर बैठ करके वीडियो गेम जो है देखने से कुछ भी भला होने वाला नहीं है। तो प्लीज इन सब बातों को आप लोग जो है जरूर याद रखिएगा, और ये आपके लिए क्या है बहुत ही जरूरी है। क्योंकि फोन जब उससे जो बच्चे देखते हैं तो उससे क्या होता है, उससे बहुत ज्यादा इससे अच्छा इस पे ऐसे आ सकता है। एक सबसे अच्छी बात है ना, फोन को लेकर के जो चीजें अभी चल रही हैं, इस पर आपके निबंध, आपके आरओ और जो है पीसीएस के एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जब वो देखते हैं उन चीजों को तो कई सारी चीजें होती है जो उन्हें नहीं देखनी चाहिए होती, वो देख लेते हैं। और जो शब्द वो इस्तेमाल करते हैं आपके क्या कहते हैं आपके जो प्रोग्राम्स वो देखते हैं, तो उसमें कई सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनका वो इस्तेमाल करते हैं, और ऐसा लगता है कि ये बहुत जल्दी क्या होने, प्री मेच्योर होने, जिस उम्र में उनको बचपना उनको होना चाहिए उस उम्र में अपने आप में बहुत मेच्योरिटी ऐसा बिहेव करने लगते हैं। उनके शब्दों अगर आप गौर करेंगे तो आप कहेंगे यार इनको कौन सिखाता है, वो आपके फोन से वो चीजें सीखते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें थोड़ा सा इग्नोर करिएगा आप लोग, ठीक है। तो देश कौन सा है भाई साहब? देश है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के द्वारा सोशल साइट्स को दरअसल एक न्यूनतम उम्र जो है बच्चों के लिए तय कर दी जाएगी कि यदि आप इस उम्र तक हैं तो आप नहीं यूज कर सकते हैं, इस उम्र के बाद जो है आप सोशल साइट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। देश कौन सा? ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग किए जाने हेतु बच्चों के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित किए जाने की घोषणा की गई है। याद रखिएगा, बच्चों को सोशल मीडिया साइट उपयोग किए जाने की न्यूनतम जो आयु है लगभग 16 से 18, लगभग एवरेज 16 की कही बात जो है बात कही जा रही है कि 16 वर्ष तक जो है आप बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखेंगे, यानी कि एक नियम वहां पर पारित कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए के स्वास्थ्य कवर को मंजूरी प्रदान की गई है, यानी कि जो वरिष्ठ नागरिक है उनके लिए दरअसल एक योजना अभी हाल ही में सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। तो उसमें कितने जो है रुपए तक का इलाज उसमें हो पाएगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो 2 लाख तक या 3 लाख या 4 लाख या फिर 5 लाख, तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि 5 लाख तक रुपए तक जो स्वास्थ्य कवर है वो वरिष्ठ नागरिकों के लिए किया जाएगा, और वरिष्ठ नागरिकों की जो न्यूनतम उम्र होगी वो कितनी होगी, 70 वर्ष होगी, यानी कि 70 वर्ष के बाद जो है इस योजना का वो लाभ ले सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग इसको। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य कवर को क्या कर दी है, मंजूरी प्रदान की गई है, ठीक है। और अगर बात हम थोड़ा सा आयुष्मान भारत के बारे में बात करते हैं क्योंकि इसी से संबंधित है ये, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि जो है ABPMJY, ठीक है, के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवर के लिए है ये, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पात्रता क्या है, 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए है योजना। लाभार्थी को सालाना ₹5 लाख का पारिवारिक स्वास्थ्य कवर दिया जाएगा, ठीक है। और लाभार्थियों को एक अलग कार्ड भी दिया जाएगा। एक तो आयुष्मान कार्ड आपका होता है ना, वो तो आपको पता ही होगा। आयुष्मान कार्ड के अलावा दरअसल क्या होगा
कि इसका लाभ जो है, यानी कि एक कार्ड अलग से बनेगा। जो लाभार्थी हैं, जो 70 वर्ष यानी कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं, यानी कि जो 70 वर्ष क्रॉस कर चुके हैं, उनको दरअसल ये कार्ड दिया जाएगा कि आप साल में 5 लाख रुपए तक का इलाज करा सकते हैं। तो अपने आप में क्या है, ये अच्छी योजना है। ठीक है, चलो। लेकिन दिक्कत यह है कि आजकल तो इंसान 70 साल तक जीता ही नहीं है अपने कर्मों के कारण, मतलब जिस तरीके से वो उपभोग कर रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा पराली दहन के विकल्प के रूप में कृषि भूमि पर जैव अपघटक छिड़काव करने की योजना बनाई गई है? कौन सा जो है राज्य है? सिक्किम है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है या फिर राजस्थान है? बताओ फटाफट कौन सा होगा इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर होगा भैया दिल्ली। अब देखो मजेदार बात देखो कि अभी दिल्ली सरकार ने ये जो है क्या किया है, निर्णय लिया है कि जो पराली होती है, क्योंकि जब आप खेतों में इसको जलाते हो तो क्या होता है, प्रदूषण बहुत व्यापक स्तर पर होता है। लेकिन आपको बता दूं कि जो हमारी भारतीय संस्कृति रही है उसमें बहुत पहले से ही बात कही जा रही है कि जो भी पराली वगैरह होती, जो घासें होती हैं, आप उसको बाहर ना निकालें, जलाएं नहीं, आप उसको मिट्टी में ही क्या करें, दबा दें। उसके बाद जो है सिंपल सा तरीका यह है कि जो गोबर की खाद बनाई जाती है, गोबर और प्लस गौमूत्र को मिक्स करके जो है आप उस पर छिड़काव कर दीजिए, 2 4 6 10 दिन उसको छोड़ दीजिए। वही जिसको आप वेस्ट कहते हो, वो वेस्ट जो होगा क्या होगा, वो फर्टिलाइजर में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। आपने शायद राजू दीक्षित जी का नाम सुना होगा, हालांकि अब उनका देहांत हो चुका है। राजू दीक्षित जी ने इस पर बहुत अच्छा जो है वीडियो बना रखा है, आप इसको चाहें तो देख सकते हैं कि किस तरीके से आप फर्टिलाइजर के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सरकारें अभी तक पराली हाई पराली कर रही थी, प्रदूषण फैला रही थी। सरकार ये नहीं बता पा रही थी कि आपको पराली को जलाना नहीं है भाई साहब, इसको आप खेत में ही जो है क्या करिए, छोड़ दीजिए। खेत में छोड़ने के बाद उसकी आप जुताई कर दीजिए, जुताई करने के बाद क्या करिए, फिर जो है आप उसमें गोबर गौमूत्र का खाद डाल दीजिए भाई साहब। ठीक है, बहुत आराम से वो पराली जो है आपकी खाद के रूप में आ जाएगी। लेकिन दिक्कत क्या है कि सरकारें जो है पता नहीं क्या करते, समझ से परे है मेरे। और वैज्ञानिक लोग भी कुछ चीजें तो कभी कभी ऐसे ही करते हैं जो हमारी संस्कृति में बहुत पहले चली आ रही हैं। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पर रिसर्च हो गई। अरे भाई साहब, पहले पढ़ो तो सही से कि आपकी कल्चर, आपकी संस्कृति क्या है। लेकिन दिक्कत यही है कि हम जो है कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ते हैं, कभी धरातल पर हम जाते नहीं है, धरातल पर हम उन चीजों को देखते नहीं है, बंद कमरे में एसी कमरे में बैठ करके हम योजना बनाते हैं। तो हाल यही होगा, हम अपनी संस्कृति को भूल जाते हैं और हमारे चीजों पर कोई पेटेंट करा लेता है। ठीक है, और हम है तवा मचाते रहते हैं। खैर कोई बात नहीं। तो दिल्ली सरकार के द्वारा पराली दहन के विकल्प के रूप में क्या किया गया है, उस पर जैव अपघटक का छिड़काव किया जाएगा। और जैव अपघटक का छिड़काव किए जाने पर क्या होगी, चीजें वो एज ए फर्टिलाइजर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, इसके अलावा इस जैव अपघटक को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI के द्वारा क्या किया गया है, विकसित किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये हो गया हमारा प्रश्न। और अब आपसे आपके लिए एक प्रश्न जो है, जो कि आपको बताना है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कहां पर स्थित है? सिक्किम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। बताइए फटाफट इसका सही उत्तर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में जो है आप लोग क्या करिएगा, अपना उत्तर जरूर दीजिएगा। आपके उत्तर का मुझे क्या रहेगा, वेट रहेगा। और अब हम आते हैं आज के मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न पर, जिसका प्रश्न क्या है कि बताओ प्लास्टिक प्रदूषण क्या है। प्लास्टिक प्रदूषण से होने वाले प्रभावों पर क्या करनी है, आपको चर्चा करनी है। एनवायरमेंट का क्या है, यह प्रश्न है। जीएस पेपर 3rd में आपका यह प्रश्न जाएगा। ठीक है, इस पर जो है आप लोग अपना आर्टिकल या फिर अपना उत्तर लिखने की कोशिश कीजिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण लेक्चर। मिलेंगे कल हम लोग एक नए सेशन के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और आज जो वीडियो ओजोन डे पर रिलीज हो रहा है, आप लोग उसको भी जरूर देखिएगा। फिर ठीक है, फिर जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।